गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जी। टास्क भी नहीं भेजा आप लोगों ने? स्टार्ट करें क्या क्लास? जी आदित्य जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। कल क्लास नहीं कर पाए, इस बात का बेहद अफसोस है। सर मैंने अभी भी टेस्ट किया। अब अफसोस मत करिए, क्लास करिए। सर इसीलिए तो अभी कर रहे हैं सर। अभी वो पिछला ठीक है, वाला कल वाला लेक्चर भी देखना पड़ेगा मेरे को। देख लीजिए, मिस मत करिए। देखिए, किसी भी चीज में अगर आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। यस सर। कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो, है ना, जरूरी नहीं कि कोडिंग ही, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, अगर आप उसमें सफलता हासिल करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यस सर। और मैं आप लोगों से ज़्यादा बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम निकाल करके पढ़ाने आ जाता हूँ। ठीक है। तो जब तक मैं अपने काम को लेकर के कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा तो मुझे कैसे सफलता मिलेगी? ठीक है, सफलता मिलेगी, थोड़ा टाइम देना होगा, धीरे धीरे मिलेगी, इसलिए टाइम दीजिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। डीमोटिवेट मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, पेशेंस रखिए। यस सर। ठीक है, हम लोग आगे काम करेंगे, इस पे काम कर रहे थे हम लोग। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ का डेटा कंसोल किया था। इंस्पेक्ट करके मैं देख लेता हूँ क्या हुआ था। यहाँ पर कंसोल में देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ फिल करता हूँ इस तरीके से, और मैंने पासवर्ड डाल दिया इस तरीके से। यहाँ पर मैंने डाल दिया फादर नेम और एड्रेस। सबमिट पे क्लिक करेंगे। नोटिस करिए, यहाँ पर डेटा आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास एक एरे है। पेज लोड होते ही या हम जब भी रजिस्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पर डेटा शो होना चाहिए, है ना। तो अभी हम उस एरे के लिए लूप चलाएंगे और डेटा यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहले कुछ और चीज़ों पे काम कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे और सर्च कर लेंगे हम CDN.js। ऐसे सर्च कर लीजिएगा cdnjs.com। एक वेबसाइट है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट ऑसम का CDN ले सकते हैं। तो ऐसे फ़ॉन्ट ऑसम लिख दीजिएगा। आइकन लगाना है, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट ऑसम का CDN लिया यहाँ से। ठीक है, तो बस ये लिंक कॉपी कर लेंगे, बीच वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको अपने HTML वाले फाइल में ऊपर की तरफ कहीं पर भी लिंक कर देंगे। तो ये लिंक है, इसके ऊपर कर दीजिए, ये भी एक लिंक है। तो मैंने ऐसे लिंक कर दिया। ठीक है, अब हम फ़ॉन्ट ऑसम का कोई भी आइकन लगा सकते हैं अपने पेज में। जैसे मैं H1 है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर
एक क्लास यूज करता हूँ और लिखता हूँ फा हाइफन ट्रेस। इससे क्या होगा, डिलीट का आइकन यहाँ पर आ जाएगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए डिलीट का आइकन आ गया। तो ये जो आइकन है मुझे यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये तो बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था। वहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम आइकन लगाएंगे डिलीट का। नोटिस करिए हमारा जो बटन होगा वो टेबल के अंदर होगा। तो ये टेबल है नीचे की तरफ, इसके अंदर यहाँ पर जो टी बॉडी होगा उसके अंदर बटन है। ये रहा बटन हमारा, दोनों बटन है। तो ये हमारा डिलीट वाला है, इसके अंदर हम ट्रेस का बटन लगा देंगे यानी कि डिलीट का आइकन, और यहाँ पर हम एडिट का लगा देंगे। तो बस फाफा एडिट कर दीजिए इस तरीके से। अगर आप लोगों को फॉन्ट ऑसम के बारे में नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप ऐसे सर्च कर सकते हो, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप आइकन वगैरह यूज कर सकते हो। कैसे आपको आइकन ढूंढना है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप स्टार्ट फ्री पे क्लिक कर लीजिए, आइकन्स पे क्लिक कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हो आइकन, किसी भी तरह का आइकन अगर आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मुझे सेटिंग का आइकन चाहिए, ठीक है। बस इंटर प्रेस करिए, सेटिंग का बहुत सारा आइकन यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन फ्री पे क्लिक कर लेना है इस तरीके से। अब फ्री आइकन जो दिखेंगे उन्हीं को यूज करिएगा, ठीक है ना। तो फ्री पे क्लिक करने के बाद अब इसका नाम क्या है, ये देखिए ये है। इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा इसका कोड दिख जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर इसको कॉपी करके आप यूज कर सकते हो, लेकिन लिंक आपको यहाँ से ले लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो लिंक ले लीजिएगा तभी ये काम करेगा। उसके बाद एक और लिंक लेंगे हम लोग, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। अच्छा, इसको रिलोड करके देख लेते हैं कि यहाँ पर चेंजेस हुआ कि नहीं। नोटिस करिए चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और हम एक और लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वीट अलर्ट, है ना। स्वीट अलर्ट का लिंक चाहिए, इसलिए मैंने लिखा स्वीट अलर्ट, ठीक है। ये वेबसाइट है स्वीट अलर्ट की, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये वाली लिंक ले लेंगे। ये CDN है इसका, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो ऐसे यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और इसको हम ऊपर की तरफ लिंक कर देंगे, यानी कि यहाँ पर HTML के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिंक कर दीजिए इस तरीके से, परफेक्ट। इसका भी टेस्टिंग कर लेते हैं हम। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे टेस्टिंग करने के लिए, यहीं से हम कोड ले सकते हैं। ये एक छोटा सा अलर्ट है, या आप इससे बड़ा अलर्ट ये है, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आप कहीं पर भी पेज में पेस्ट कर दीजिए। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, पेज लोड होते ही रन हो जाएगा। ये देखिए ना इस तरीके का आ गया। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा अलर्ट कैसे दिखेगा। इसका कैसे यूज करना है, बेहतरीन यूज आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप प्रीव्यू वगैरह देख सकते हो। इसके नीचे ठीक एक और है, ये कंफर्मेशन वाला है, ठीक है। ओके करेंगे तो डिलीट होना चाहिए डेटा, कैंसिल करेंगे तो डेटा हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए। इसका बेहतरीन यूज होता है, आप देखेंगे इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सेटअप कर लिया है इस तरीके से। अब हम आगे काम करना है। तो हमने डेटा पुश किया था इस वाले एरे के अंदर। अब जो डेटा पुश किया गया है, यानी कि जो डेटा पुश हुआ है, उसको हमें शो करना है। कहाँ शो करना है, यहाँ पर। तो जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे डेटा यहाँ पर शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेना है, ठीक है। आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया शो डेटा, शो यूजर डेटा कर लीजिए फंक्शन का नाम। अच्छा, यहाँ पर हम कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से, कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह का फंक्शन का डिफिनेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया जाए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आप चाहें फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करना, बिल्कुल कर सकते हो फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन। इसके लिए लूप चलाएंगे, यानी कि जो ऑल यूजर डेटा हमारे पास एरे है इसी के लिए लूप चलाएंगे। तो ऑल यूजर डेटा, दो तीन तरीके से लूप चलाया जा सकता है। आप फॉर लूप चला सकते हो इस तरीके से, i इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन इक्वल टू, या आप i इज लेस देन डिफाइन करिएगा ऑल यूजर डेटा डॉट लेंथ, क्योंकि अगर आप लेंथ काउंट करेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा आता है और हमने 0 से लूप चलाया है। तो बस लेंथ तक जाएंगे और हमको यहाँ पर i प्लस प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो जो भी होगा हम इसके अंदर से डेटा निकाल पाएंगे, लेकिन इससे आसान लूप है अगर हम इस तरीके से चलाएं, ऑल यूजर डेटा डॉट मैप भी चला सकते हैं, ठीक है। मैप
मैप के हेल्प से हम लूप चला सकते हैं। फॉर ईच होता है एक, उससे भी हम लूप चला सकते हैं। फॉर ऑफ से भी हम चला सकते हैं। तो फॉर ईच का यूज करिए, ज़्यादा बेटर होगा। फॉर ईच एक फंक्शन होता है, ऐसे फंक्शन के रूप में डिफाइन करिएगा। इसके अंदर हमें 2 आर्गुमेंट रिसीव करने हैं। ठीक है, तो एक और यहाँ पर ब्रैकेट देंगे। सबसे पहला आपको इंडेक्स रिसीव कर लेना है और कॉमा ला के आइटम को रिसीव कर लेना है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें क्या आएगा। ठीक है, कंसोल और डॉट लॉग का यूज कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम इंडेक्स कामा आइटम दोनों को ही प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। परफेक्ट। अभी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए कोई डेटा यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने नेम डाल दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे। ईमेल के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करता हूँ और यहाँ पर मैं just@gmail.com इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा। कॉमा से सेपरेट करेंगे। एक और डेटा डाल देता हूँ मैं DOB के नाम से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा इस तरीके से DOB। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही डेटा मैंने रखा है। कंसोल मैंने कर दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे कि कंसोल में भी क्या आ रहा है। अच्छा बताइए, अभी रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा कंसोल में? नोटिस करिए, कोई भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको हमने बस बना दिया है, कॉल नहीं किया है। तो जब तक इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे, डेटा हमें शो नहीं होगा। तो इस फंक्शन को कहीं पर भी कॉल किया जा सकता है। अब आपका सिचुएशन क्या है, केस क्या है? केस ये है कि हमें पेज लोड होते ही इस फंक्शन को रन करना है। ठीक है, यानी कि पेज लोड होते ही हमें डेटा शो करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, पेज लोड होते ही इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि पेज रेंडर होते ही ये फंक्शन कॉल हो जाए, तो यहाँ पर आप शो यूजर डेटा को ऐसे कॉल कर सकते हो। तो अब क्या होगा, ये पेज लोड होते ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिलोड किया, कॉल हो गया होगा और कंसोल में जो भी मिला होगा वो प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। कंसोल में जाएंगे, ऑब्जेक्ट आया, नोटिस करिए DOB और ईमेल, और ये आ गया जस्ट, यानी कि नेम में जस्ट आ गया। जीरो क्या है? जीरो इंडेक्सिंग नंबर है। ठीक है, यानी कि जीरो क्या है? ये इंडेक्सिंग नंबर है। तो हमने शायद उल्टा, यहाँ पर हमें आइटम को पहले रिसीव उल्टा करना लिखा होगा। हुआ है। इसमें आइटम आएगा और इसमें इंडेक्स आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि जो फर्स्ट पैरामीटर होगा उसमें आपका आइटम आ जाएगा और सेकंड पैरामीटर में आपका इंडेक्स आ जाएगा। इसको मैं एक और बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, अभी मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए पेज लोड होते ही चलना चाहिए। पेज रिलोड कर लेंगे, ये देखिए है ना, तो जीरो आया, ये इंडेक्सिंग नंबर है। ठीक है, और ये आपका 1 आया, ये आपका अगला डेटा है। ठीक है, तो ये दोनों डेटा प्रिंट हो रहा है। फिलहाल मुझे शो करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, यानी कि अगर हम ये डेटा हटा दें तो लूप नहीं चलेगा हमारा। नोटिस करें, मैंने रिलोड किया, लूप नहीं चलेगा, ना ही कोई एरर आएगा, क्योंकि ये एक एरे है और एरे के लिए आप फॉर ईच पास कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर इसमें कोई लेंथ होगा तो ये चलेगा, अगर कोई लेंथ नहीं है तो ये नहीं चलेगा। अगर ये एरे नहीं होता, सपोज करो ये कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल होता, सिर्फ ये कोई एरे नहीं होता, तब ये एरर देगा आपको, है ना, क्योंकि हम उसके लिए लूप नहीं चला सकते। देखिए, नोटिस करिए, एरर आ गया है ना, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग फॉर ईच, यानी कि फॉर ईच पे, यानी कि जो फॉर ईच आप अप्लाई कर रहे हो इस पे। ठीक है, तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये एक एरे पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कभी भी। परफेक्ट। तो हम एक काम करते हैं जरा, मैं एक डेटा इसमें रख लेता हूँ ताकि मैं प्रिंट कर सकूँ। तो यहाँ से मैं कुछ डेटा इनपुट करूंगा इस तरीके से, और ईमेल मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड डिफाइन किया इस तरीके से, और फादर नेम मैंने डिफाइन कर दिया। एड्रेस मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, ये डेटा आ गया। ये ऑब्जेक्ट है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेकर के ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसमें डाल देता हूँ, इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के। सॉरी, कितना ज़्यादा कॉपी हो गया, क्या हो गया? ठीक है, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, मैं अरेंज कर लेता हूँ इस चीज़ को।
इससे अच्छा तो मैं लिख ही देता अब तक। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस एरे के अंदर मैंने पहले से ही रख दिया है, क्योंकि अभी हमें लूप चला के यहाँ पर डेटा शो करना है। ठीक है, इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर रख दिया है। एक और बार इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं लूप चला सकूं इसके लिए परफेक्ट तरीके से। अभी इसमें आइटम आ रहा होगा, यानी कि एक एक करके इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग करके आइटम को देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे कंसोल डॉट लॉग कर दिया। यहाँ पर आ जाएंगे, रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, तो एक एक करके जो ऑब्जेक्ट है वो आइटम में आएगा। कौन से आइटम में? इस वाले आइटम में। इसमें क्या आ रहा होगा? इसमें इंडेक्सिंग नंबर आएगा, किसका इंडेक्स क्या है वो आएगा। ठीक है, मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए 0 और 1 आया। तो ये 0 1 क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। कंसोल डॉट लॉग का करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप ऑल यूजर डेटा को प्रिंट कर दीजिए। तो मैंने ऐसे ऑल यूजर डेटा को प्रिंट किया, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, तो इसके अंदर ये जो इंडेक्सिंग नंबर है 0 और 1, वो ये वही है। ठीक है ना, यानी कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का इंडेक्सिंग नंबर क्या है? 0। ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसका इंडेक्सिंग नंबर 1 है। अब इस डेटा को हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, यानी कि इसमें शो करना है। तो इसमें कैसे शो करेंगे? इस कंसोल को मैं सबसे पहले हटा देता हूं। इसमें शो करने के लिए हमें क्या चाहिए? टी बॉडी चाहिए। कौन सा टी बॉडी? ये वाला टी बॉडी, जिसमें अभी फिलहाल एक डेटा लिखा हुआ है। ये है ना, यहाँ पर लिखा हुआ टी बॉडी के अंदर ये टी आर। ठीक है, तो ये टी बॉडी हमें कैसे भी करके जावास्क्रिप्ट के अंदर लाना होगा। तो एक क्लास नेम बना लेंगे हम इस तरीके से, रजिस्ट्रेशन लिस्ट के नाम से। तो जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन लिस्ट के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन लिस्ट के नाम से क्लास दिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सिलेक्ट करने के लिए हम लेट एक वेरिएबल बनाएंगे जरा इस तरीके से, reg लिस्ट के नाम से, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे, और डॉट लगा के हम इस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो टी है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी टी बॉडी हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। आप इससे देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि क्या सेलेक्ट हुआ है। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर हम यहाँ पर जाएं तो नोटिस करिए टी बॉडी सिलेक्ट हो चुका है, और इसके अंदर जो टी आर पहले से पड़ा हुआ था वो दिख रहा है। तो ये टी आर मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ये टी आर मैं यहाँ से कट कर लूंगा। ठीक है, या हम कमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में नीड पड़ सकती है, तो मैंने इसको ऐसे कमेंट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने कॉपी भी कर लिया है। अगर अभी हम पेज को रिलोड करें तो ये जो टी आर दिख रहा था पहले से, वो अब नहीं दिखेगा। नोटिस करिए, अब यहाँ पर जो डेटा है वो हमारे एरे के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए, यानी कि हमारे एरे में जितना डेटा है उतना दिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितना हमारे पास रजिस्ट्रेशन लिस्ट है उतना ही दिखना चाहिए डेटा। तो उसके लिए हम लूप चला रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी, इसी में पुश करेंगे, यानी कि ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन लिस्ट है इसी में हम टी आर को ऐड करेंगे लूप के अकॉर्डिंग। यानी कि जितना डेटा है उतना बार लूप चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा टी आर बनना चाहिए। तो आर ए जी लिस्ट ऐसे डिफाइन करना है आपको, डॉट इनर एचटीएमएल लिखना है। ठीक है, इनर एचटीएमएल डिफाइन करना है, और इक्वल टू का सिंबल देना है, बैक टिक लगाना है। बैक टिक कहाँ होता है? ये जो टैब ऑपरेटर होता है इसके ऊपर ये बैक टिक होता है, इसको डिफाइन करना है, और इसी के अंदर जो आपका वो एचटीएमएल वाला कोड है पूरा वो डिफाइन कर देना है। तो ये जो एचटीएमएल वाला कोड हमने वहां से कॉपी किया था उसी को डिफाइन किया है। ठीक है, इसको अरेंज कर लेंगे। नोटिस करिए वही टी आर है जो वहां पर लिखा हुआ था, उसको मैंने कॉपी किया है। अभी मैन्युअली यहाँ पर आलोक कुमार लिखा हुआ है, मैं रिलोड करूंगा, नोटिस करिए एक बार यहाँ पर डेटा दिखा, जबकि डेटा 2 बार दिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो डेटा है वो 2 बार दिखना चाहिए, क्योंकि जो एरे है उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। एरे के अंदर हमारा 2 डेटा है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है तो 2 टी आर बनना चाहिए, लेकिन एक ही क्यों बना? बन 2 रहा है। नोटिस करिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नेम है उसमें जस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो नेम है वहां पर जस्ट लिखा हुआ है। मैं इसमें आलोक कुमार कर देता हूँ। नोटिस करिए मैंने आलोक कुमार लिखा, और यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा नेम में क्या आ रहा है? आलोक कुमार। अच्छा,
ठीक है, 1 मिनट। अभी इससे और उस डेटा से कोई रिलेशन नहीं है। हम यहाँ पर डेटा रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जस्ट ही कर देता हूँ। ठीक, तो अभी क्या करना है, यहाँ जो डेटा है वो वहां पर शो होना चाहिए। अभी तो जो डेटा है वो स्टैटिक शो हो रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट है आपके पास इस आइटम के अंदर, उसी के अंदर से हम एक एक चीज को रीड करेंगे। अगर आप चाहें तो कंसोल और डॉट लॉग करके यूज करके देख सकते हो। तो मैंने आइटम को कंसोल कर दिया है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे। ये देखिए कंसोल में ऑब्जेक्ट आया ना। अब इसके अंदर से अगर हम एड्रेस को रीड करेंगे तो ये लखनऊ मिल जाएगा, ईमेल को रीड करेंगे तो ये ईमेल मिल जाएगा, फादर नेम को रीड करेंगे तो ये मिल जाएगा, नेम को रीड करेंगे तो ये मिल जाएगा, पासवर्ड को रीड करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या रीड करना, नेम। तो यहाँ पर हम कैसे नेम को रीड करेंगे, देखिए आप बैक टिक के अंदर हो तो यहाँ पर आप टेम्पलेट लिटिल का यूज कर सकते हो। तो ऐसे डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल डिफाइन करिएगा और इसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल को अब आप लिख सकते हो। तो आइटम के अंदर है तो आइटम लिखना इस तरीके से डॉट नेम, इसके अंदर से नेम को आपको रीड कर लेना है। तो नोटिस करिए हमने आइटम के अंदर से नेम रीड किया, तो अभी यहाँ पर नेम दिखना चाहिए जहां पर आलोक कुमार लिखा हुआ। तो मैं रिलोड करूंगा, ये देखिए जस्ट आ गया। ईमेल भी रीड करेंगे, पासवर्ड और फादर नेम एड्रेस भी रीड करेंगे। तो जहां पर ईमेल है वहां पर आपको क्या करना है, टेम्पलेट लिटिल डिफाइन करना है इस तरीके से, और आइटम के अंदर से डॉट ईमेल को रीड कर लेना है, यानी कि ईमेल वाली प्रॉपर्टी। जहां पर हमारा पासवर्ड होगा वहां पर हम आइटम के अंदर से पासवर्ड को रीड कर लेंगे। तो आइटम डॉट पासवर्ड इस तरीके से आपको रीड कर लेना है। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड को रीड कर लिया। उसके बाद हम डॉलर का सिंबल लेंगे और आइटम के अंदर से डॉट फादर नेम को रीड कर लेंगे। तो आइटम डॉट फादर नेम। ठीक है, यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाएगा तो हम डॉलर का सिंबल लेंगे इस तरीके से, टेम्पलेट लिटिल के अंदर आइटम के अंदर से डॉट एड्रेस वाली प्रॉपर्टी को हम रीड कर लेंगे इस तरीके से। बटन पे आपको कुछ नहीं करना है। अभी डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग डेटा शो होगा, इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग, यानी कि इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग और इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग। तो दो डेटा है और दोनों में सेम चीज है और यहाँ पर एक ही शो हो रहा है, जबकि दो शो होना चाहिए। होता शो दोनों है। ये लास्ट वाला डेटा शो हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए लखनऊ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर मुंबई लिख देता हूँ। और जहाँ पर जो है ये ईमेल है वहां पर मैं alok@gmail.com कर देता हूँ इस तरीके से। और जहाँ पर फादर नेम है वहां पर मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मैंने कुछ डमी डाल दिया। और जहाँ पर नेम है मैं आलोक कुमार लिख देता हूँ इस तरीके से। और ये पासवर्ड में थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। नोटिस करिए ये वाला डेटा वहां पर शो हो रहा होगा। अभी जब रिलोड करूंगा, देखिए अभी सेम डेटा दोनों ऑब्जेक्ट में था, तो ये लास्ट वाला डेटा था। अभी मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए लास्ट वाला डेटा शो हो रहा है, लेकिन ये पहला डेटा कहाँ गया, ये भी आया लेकिन चला गया। मतलब ये भी शो हुआ लेकिन इतना फास्ट ये एग्जीक्यूट हुआ कि आपको दिखेगा नहीं, वो चला गया, वो चला जा रहा है। क्योंकि आपने क्या किया है वो समझिए जरा। नीचे की तरफ आइए, हमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन लिस्ट में इनर एचटीएमएल और ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हमने ये असाइन किया है। अब इसके अंदर नेम वगैरह हमने रीड किया है, तो बिल्कुल पहली बार जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका नेम रीड किया जाएगा, फिर ईमेल उसका रीड किया जाएगा। ठीक है, वो आया चला गया क्योंकि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। तो जो भी पहले से डेटा उसमें होगा, यानी कि जो भी पहले से उसमें डेटा होगा वो आएगा और चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे हम अगर यहाँ पर भी इस टीआर को अभी छोड़ दें, यानी कि ये जो कमेंट किया था हमने इसको अनकमेंट कर दें, मैंने ऐसे अनकमेंट कर दिया। तो इसमें नोटिस करिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अहद, ऐसे मैंने लिख दिया अहद अंसारी। ठीक है, तो नोटिस करिएगा ये नहीं दिखेगा जबकि ये अनकमेंटेड है। ये देखिए आलोक कुमार दिख रहा है। अगर हम ये जो हमारा फंक्शन है इसको कमेंट कर दें, यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा आप लोग। मैंने इसको कमेंट कर दिया तो अहद वाला डेटा दिखेगा, ये देखिए दिखा, जो कि पहले से था यहाँ पर। अब अगर आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसके अंदर कुछ भी डालेंगे, इस रजिस्ट्रेशन लिस्ट, ये क्या है, ये टी बॉडी ही है, ये समझ लीजिएगा। इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कुछ भी डालेंगे तो इसके अंदर पहले से जो डेटा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि रिप्लेस का मतलब वो पूरी तरीके से चला जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। तो वही हो रहा है, पहले ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो चला जाता है, उसके बाद इसका डेटा आता है। अब इसके बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये भी रिमूव हो जाता और इसके बाद वाला आता।
तो हम प्रीवियस डेटा को रोक के कैसे रखेंगे? प्रीवियस डेटा को रोक के रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बस आपको प्लस ऑपरेटर लगा देना है। तो प्लस लगाने का मतलब ये हुआ कि जो पहले से उसमें स्टोर है वो भी रहे और जो नया डेटा आ रहा है वो भी जुड़ जाए। ठीक है, यानी कि हमने प्लस ऑपरेटर इक्वल टू लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पहले से डेटा है उसके अंदर तो वो भी वैसे ही रहेगा और जो नया डेटा आ रहा है वो भी इसमें कॉन्केट हो जाएगा, मैंने यानी कि जुड़ जाएगा। तो मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए अब ये पहले से डेटा उसमें पड़ा हुआ था वो भी वैसे ही है और ये भी है इसमें, नोटिस करिए ये चीज। ठीक है, उसके बाद ये भी डेटा है आपका यहाँ पर। तो हमें पहले वाला डेटा, यानी कि ये तो डमी था, ये तो बस हमारा जो है क्या था, ये हमारा डिजाइन था, इसको हमने डिजाइन किया था देखने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, रिलोड करेंगे तो अभी आपके एरे के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना। तो अभी अगर हम यहाँ पर नोटिस करिए, मैं कुछ नया डेटा यहाँ से पुश करता हूँ। ऐसे मैंने डेटा डाला, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर @gmail.com डिफाइन करेंगे। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, एरे के अंदर डेटा चला गया होगा। अगर हम कंसोल करके देखें तो एरे का लिस्ट देखिए 3 है। तो ये लास्ट वाला जो डेटा अभी हमने पुश किया वो भी लाइव यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि लाइव यहाँ पर वो भी जुड़ना चाहिए। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास फंक्शन है, इसलिए हमने फंक्शन बनाया था शो करने के लिए। इस फंक्शन को आपको क्या करना है, यहाँ पर भी कॉल कर लेना है। कहाँ पर, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला बटन है उस पे। तो रजिस्ट्रेशन यानी कि ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो ये सबमिट होने के बाद आपको कहीं पर भी पुश होने के बाद कंसोल हो रहा है ना यहाँ पर, इसके ठीक नीचे आप यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो जैसे ही आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर लाइव डेटा पुश हो जाएगा। देखिएगा मैंने रिलोड किया, अभी 2 डेटा है, यहाँ पर मैं कुछ डमी डेटा डालता हूँ इस तरीके से, नोटिस करिएगा। और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है @gmail.com हो जाएगा। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए पुश हुआ डेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ वो भी समझिएगा। प्रॉब्लम ये हुआ कि प्लस लगाने की वजह से, यानी कि जो हमने यहाँ पर प्लस इक्वल टू लिखा है, इसके वजह से ये हो रहा है कि जब भी, देखिए पहले तो समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। अब आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन पे यानी कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ये वाला फंक्शन आपने कॉल किया है। तो जब आपने ये फंक्शन कॉल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लूप है वो दोबारा चलेगा। किसके लिए दोबारा चलेगा, उस एरे के लिए। ठीक है, तो उसमें 3 डेटा हो चुका है क्योंकि आपने एक और डेटा पुश किया है। ठीक है, और 2 बार ये लूप पहले से चल चुका था पेज लोड होते, क्योंकि ये दोनों डेटा के लिए। ठीक है, तो वो 3 डेटा जब हो गया तो फिर से लूप चला और ये दोनों डेटा वैसे ही रह गया और ये 3 डेटा और ऐड हो गया। डेटा इसमें 3 ही है। अगर हम कंसोल में जाके देखें इंस्पेक्ट करके, तो ये जो हमारा एरे है इसके अंदर नोटिस करिए डेटा 3 ही है, 2 पहले का और जो अभी हमने जो रजिस्टर किया वो। लेकिन इसमें 5 डेटा क्यों शो हो रहा है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये डेटा और ये दोनों डेटा और ये दोनों डेटा एकदम मैच कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों डेटा पहले से उसमें था, टीडी के अंदर पहले से था, और जब ये लूप दोबारा चला तो प्लस लगाने की वजह से क्या हुआ कि वो दोनों डेटा वैसे ही रह गया, और यानी कि वो दोनों डेटा वैसे ही रह गया, जो नया लूप चला उसके अकॉर्डिंग फिर से इसमें डेटा पुश हो गया, यानी कि कॉन्केट हो गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा ही सिंपल तरीका है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन लिस्ट में इन्हें इस्तेमाल करेंगे उससे पहले इसमें जो भी डेटा होगा उसको हम खाली कर देंगे, यानी कि इस टीडी के अंदर जितना भी डेटा होगा उसको हम एम्प्टी कर देंगे, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो पहले से उस टी बॉडी के अंदर डेटा है उसको एम्प्टी करना है। तो लूप चलने से पहले आपको एम्प्टी करना है। ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा पहले हम उस टी यानी कि वो जो टी बॉडी है हमारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन लिस्ट जो हमारा एलिमेंट है उसको हमें एम्प्टी कर देना है। तो एम्प्टी करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको ऐसे डिफाइन करना है, रजिस्ट्रेशन लिस्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू एम्प्टी, बस ये हो गया आपका। अब कोई भी प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, इतना ही करना है आपको, ये चीज समझ लीजिएगा। तो जब भी यहाँ पर जो है लूप चलेगा तो पहले रजिस्ट्रेशन लिस्ट खाली हो जाएगा, उसके बाद नए तरीके से जो एरे है उसके अकॉर्डिंग लूप चलेगा और डेटा शो होगा। ठीक है, तो इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं, मैंने रिलोड किया, अभी 2 डेटा है, अभी मैं यहाँ पर एक और डेटा पुश करने वाला हूँ। तो मैंने ऐसे यहाँ पर डिफाइन किया, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें @gmail.com लिखना होगा।
रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अभी हम कुछ और डेटा यहाँ पर एक्सेस करें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए एक और डेटा ऐड हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो जो मर्जी आप स्टोर करिए, लाइव स्टोर हो रहा है यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पेज को रिलोड कर दें तो इन दोनों डेटा के अलावा ये दोनों डेटा चला जाएगा, यानी कि ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोर्ड है और ये हमने एरे के अंदर स्टोर कर रखा है, यानी कि एरे के अंदर हमने यहाँ पर स्टोर कर रखा है वो दोनों ऑब्जेक्ट, इसलिए वो दोनों ही रहेगा, बाकी का जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। अभी मैं अगर इस पेज को रिलोड कर दूं तो देखिए 2 ही डेटा बचा। अगर हम इस एरे के अंदर से ये दोनों ऑब्जेक्ट भी हटा दें तो अब वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, पेज लोड होते ही सिर्फ ये एम्प्टी एरे है। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब जब आप नए तरीके से रजिस्टर करेंगे तब वहां पर डेटा शो होगा। अभी मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, यानी कि नया डेटा रजिस्टर करने जा रहा हूँ मैंने पासवर्ड डाला, फुल नेम फादर नेम डाल देंगे और यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल दिया। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो जितनी बार आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उतनी बार डेटा पुश होता चला जाएगा, ठीक है। हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं डेटा पुश होने से। हम ईमेल को मैच कर सकते हैं, यानी कि ये जो ईमेल इसमें पुश हुआ है इसको मैच कर सकते हैं कि अगर ये ईमेल एक बार पुश हो चुका है तो दोबारा ये ईमेल इसके अंदर पुश ना हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यानी कि जो हमारा ईमेल पुश हो चुका है एक बार, वो दोबारा पुश ना हो, ऐसा हम कर सकते हैं। तो वो सब टॉपिक आगे की हैं, मैं जरूर बताऊंगा। पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उसी हिसाब से काम करना है। वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, यानी कि जब भी आपको टाइम मिले तो वीडियो को जरूर देखिए और इसको कंप्लीट करिए। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप खुद वैसे ही करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब तक आप करेंगे नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए करना कंपलसरी है। एज इट इज करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तो आप कर ही सकते हो ना, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद से भी करने लगेंगे। तो अभी से मत बैठ जाइए कि अभी से मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं बैठा रहूं, कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ करी हूँ। अरे कुछ तो करो, देख के करो, नहीं समझ में आता देख के करो। कब तक नहीं समझ में आएगा, ये ठान लो कि कब तक नहीं समझ में आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, टाइम देना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस कोई अवतार आएगा और 2-5 दिन में आपको सिखा देगा तो पता नहीं कब आए, ठीक है, उसके चक्कर में मत रहिए। और ये जो आपको 1 घंटे में मास्टर इन जावास्क्रिप्ट, आधे घंटे में पाइथन पढ़ लो, 5 मिनट में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, उसके चक्कर में मत रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए कि जब तक आप 1-1.5 साल कंटिन्यू कोडिंग नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। जब तक आप 1-1.5 साल अपना हाथ नहीं जमाएंगे कोडिंग में, तब तक आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम 6 महीने पाइथन सीखो, 2 दिन जावास्क्रिप्ट सीखो, 4 दिन रिएक्ट सीखो, 5 दिन नेक्स्ट.जेएस सीखो, 6 दिन नोड.जेएस सीखो, तो उससे क्या होगा? उससे हो सकता है कि आपको सारा सिंटेक्स पता चल जाए, लेकिन कोई काम का नहीं है, प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम रिलोड करेंगे तो ये डेटा हमारा यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। अब ऐसा हमें कुछ करना है कि जो है डेटा रिमूव ना हो, ठीक है। तो इसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि इस डेटा को हमें स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम इस डेटा को रोक पाएंगे। तो डेटा स्टोर करने के लिए ब्राउजर में, अगर आप परमानेंट डेटा स्टोर करना चाहते हो तो ब्राउजर में स्टोरेज होता है, इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन में जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज दिखेगा, सेशन स्टोरेज दिखेगा, इंडेक्स टीबी, इसके लिए क्वेरी वगैरह चलाना पड़ता है, इसमें भी डेटा स्टोर होता है, ये कुकी है, इस तरीके के कई सारे स्टोरेज हैं। यहाँ पर जो भी दिख रहा है आपको वो सब स्टोरेज ही है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकी में डेटा स्टोर करना काफ़ी आसान होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना होगा, इसके लिए आपको अलग तरीके से स्पेशल कोडिंग करना होगा, ठीक है। तो हम लोग लोकल स्टोरेज का, सेशन स्टोरेज का और कुकी स्टोरेज का जो है कैसे यूज करना है ये सब सीखेंगे। फिलहाल हम लोकल स्टोरेज पे काम करना सीखेंगे कि लोकल स्टोरेज के अंदर कैसे डेटा स्टोर किया जाए। लोकल स्टोरेज के अंदर एक चीज ध्यान दीजिए, लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा आप स्टोर करते हो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। परमानेंट स्टोर होने का मतलब ये हुआ कि जब तक या तो आप कैच वगैरह न क्लियर कर दें सेटिंग में जाके ब्राउजर के,
या आप खुद से यहाँ पर आके डेटा डिलीट ना कर दें। जैसे अभी यहाँ पर देखिए इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है, अगर मैं खुद से डिलीट ना करूँ तो ये सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, चाहे साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सब वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं कर दे खुद से। तो लोकल स्टोरेज का ये मामला है। सेशन स्टोरेज का क्या मामला है? सेशन स्टोरेज का मामला ये है कि इसमें जो है टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। जब तक आपका विंडो खुला हुआ है, जब तक जो है ये डेटा स्टोर होगा। यानी कि जब तक हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई डेटा स्टोर कर दिया है तो वो सेशन के अंदर तब तक रहेगा जब तक ये प्रोजेक्ट आपका खुला हुआ है। जैसे अपने प्रोजेक्ट को कट किया, सेशन के अंदर से डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, सेशन के अंदर से ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क होता है सेशन स्टोरेज में और लोकल स्टोरेज में। एक और है आपका कुकी। तो कुकी में भी डेटा स्टोर किया जाता है। ऐसे ही मैं बता देता हूँ आपको। कुकी में डेटा स्टोर करने के बाद हम एक टाइम भी देते हैं कि इतने समय में, यानी कि हम कुकी में भी वही परमानेंट स्टोर होता है। अगर आप कोई टाइम नहीं देंगे तो स्टोर हो जाएगा, तो डिलीट नहीं होगा। या आप चाहें तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 महीने, 2 साल, 1 साल, जब आपकी मर्जी चाहे उस डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो कुकी जब सेट करते हैं तो उसके साथ हम टाइम भी सेट करते हैं कि ये इतने दिन तक इस कुकी स्टोरेज में रहेगा। यानी कि ये जो कुकी है वो यहाँ पर इतने दिन तक रहेगा और इतने दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। लॉगिन वगैरह के केस में कुकी स्टोरेज का यूज होता है, क्योंकि हमें लॉगिन का जो डेटा होता है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में आप विजिट करते हो तो बार बार आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा जाता है, क्योंकि वो जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको कुकी वगैरह के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और जब आप कंटिन्यू अगर लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन करने दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 1-2 महीने बाद, अगर जैसे 1-2 महीना नहीं जाते हो और फिर लॉगिन करने जाते हो तो फिर आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कुकी से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप आगे सीखेंगे, ये सब आगे की टॉपिक हैं। फिलहाल हम यहाँ पर काम करेंगे। तो जो भी हमारा डेटा है उसको लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है। बड़ा ही आसान होता है लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना। ये चीज ध्यान रहे कि अगर ये जो डेटा है इसका हम टाइप ऑफ चेक करें तो ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं करेंगे। जैसे कि अभी समझिए जरा क्या होगा। ये कंसोल हटा देता हूँ। और लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कब करेंगे डेटा? जैसे ही एरे के अंदर पुश होगा उसके तुरंत बाद हम लोकल स्टोरेज के अंदर इस पूरे एरे को ही स्टोर कर देंगे। ठीक है, ताकि जब जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हो और इसमें जितना भी डेटा हो वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएंगे। लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करने के लिए आपको लोकल स्टोरेज के अंदर से, यानी कि लोकल स्टोरेज के नाम से एक की है, इसको रीड करना है। डॉट सेट आइटम, इसके नाम से एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करना है इस तरीके से। तो सेट आइटम होता है, रिमूव आइटम भी होता है। ठीक है, एक और चीज आप यहाँ पर देख लीजिए जरा, इंस्पेक्ट करके। अगर हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जाएं, एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में जाएंगे, नोटिस करिए लोकल स्टोरेज में मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 चीज लिखा हुआ है, एक की लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है ना, की का मतलब ये हो गया कि किस नाम से आप डेटा स्टोर कर रहे हो। जैसे कि कोई भी की दिया जा सकता है, जैसे ये की है और इसमें ये सारा डेटा स्टोर है। अब ये की इसलिए देते हैं, जैसे कि अगर आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है ना, तो अगर आप गए हो स्कूल में तो आप बिना एडमिशन के तो क्लास में बैठ नहीं सकते हो, है ना। आपका पहचान होगा स्कूल में, आपकी आईडी बनेगी, तब तो आप क्लास में जाएंगे, तब तो आपकी कोई पहचान होगी, तब को आपको टीचर समझेगा कि हाँ ये फला बंदा है, ये राज है, ये राहुल है, ये अहद है ना। जैसे अभी आप लोगों ने हमारे पास ही रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लोगों ने ईमेल दे रखा है, अपना नाम दे रखा है ना, काफी सारे डिटेल दे रखे हैं, तभी तो मुझे मालूम है कि ये अहद है, ये पवन है। ठीक है ना, तो वैसे ही समझिए कि जो डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं उसके लिए हम कोई नाम देंगे यहाँ पे, तो उसको हम की बोलते हैं। और जो डेटा है हमारा उसको हम स्टोर करेंगे वैल्यू के रूप में, यानी कि वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। और फ्यूचर में जब भी हमें, यानी कि ये जो डेटा है ये चाहिए होगा तो हम इस की हेल्प से एक्सेस करेंगे। तो जब सेट आइटम को आप डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर 2 पैरामीटर आपको देना है। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम कुछ पास कर रहे हैं। ठीक है ना, उस फंक्शन को हमने क्या किया, तो ये यूजर जो है एज अ पैरामीटर हमने उसको दिया है। अब ये इतना ही बड़ा कोड नहीं होता है पुश करने के लिए, इसके पीछे बड़ा कोड होता है, ये तो बस एक फंक्शन है। अब नोटिस करिए हमने शो यूजर डेटा ये फंक्शन कॉल किया,
तो क्या ये एक ही लाइन का कोड है? नहीं, इसके लिए तो इतना बड़ा कोड किया गया है ना, नोटिस करिए। तो इसी तरीके से आपने पुश फंक्शन कॉल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली बस ये इतना ही कोड है, इसके पीछे कोई बड़ा कोड होगा, तब जाके एरे के अंदर पुश हो रहा है ना, ऐसे समझिएगा। तो सेट आइटम आपने कॉल किया, इसके अंदर आपको 2 आर्गुमेंट देना है, आर्गुमेंट बोलूं या पैरामीटर बोलूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही वर्ड सेम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आर्गुमेंट आपको अपने की का नाम देना है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो आपका एरे का नाम है उसी के नाम से की दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रिंग के रूप में देना है, तो ऑल यूजर डेटा आपको यहाँ पर की के रूप में डिफाइन कर देना है। अब क्या होगा, इसी के नाम से की बनेगा और लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर होगा, लेकिन डेटा कौन सा स्टोर करना है वो दूसरे आर्गुमेंट में आपको देना है। तो डेटा हमारा क्या है भाई, डेटा हमारा ऑल यूजर डेटा है, यानी कि ये एरे है, तो इस पूरे एरे को ही आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। ये हमारा पूरा एरे इसमें स्टोर हो जाएगा। अगर अभी हम रिलोड करके टेस्टिंग करें और इंस्पेक्ट करके लोकल स्टोरेज में जाएं तो क्या हुआ होगा। अभी लोकल स्टोरेज में बहुत सारा डेटा है, तो मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है ये सब। चलिए डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। नोटिस करिए लोकल स्टोरेज अभी एम्प्टी है। अब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट, और यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ, पासवर्ड, उसके बाद एड्रेस, ठीक है, मैंने सब कुछ डाल दिया। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो है email@gmail.com डबल डॉट लग गया है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑल यूजर डेटा इसके नाम से की बना और इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर होना चाहिए, इसमें आपका डेटा स्टोर होना चाहिए। डेटा स्टोर हो रहा है लेकिन वो पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है। इसको जब दोबारा हम एक्सेस करेंगे ना, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। इसको आप एक्सेस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो आपका स्टोर हुआ था, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेस करने के बाद आपका डेटा लॉस हो जाएगा, मिलेगा नहीं। तो ये जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करना है, यानी कि जो डेटा हम यहाँ से दे रहे हैं इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप यहीं पर एक स्टेप लिख सकते हो लेट स्ट्रिंग के नाम से, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी, यानी कि ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन, ये जेसन है। हेलो जी, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। तो ये जो जेसन है इसके अंदर से डॉट स्ट्रिंगिफाई इसके नाम से फंक्शन कॉल करना है, और यहाँ पर आपको ऑल यूजर डेटा डिफाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा डेटा है उसको डिफाइन कर देंगे। तो अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट था वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस स्ट्रिंग को आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, हम चाहते तो ये चीज जो हमने यहाँ पर किया है वो डायरेक्ट यहीं पर कर देते, इस तरीके से हम कर सकते थे, तो यहाँ पर भी कन्वर्ट हो जाता, इससे कोई इशू नहीं है। तो ये बस समझने के लिए मैंने एक स्टेप बढ़ाया था, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर कन्वर्ट करके और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग लिख दें इस तरीके से, तब भी हमारा काम हो जाएगा, या हम चाहें तो यहीं पर कन्वर्ट कर दें डायरेक्ट, उससे कोई इशू नहीं है। तो अभी हमने जैसे कन्वर्ट किया था ऐसा आप बाद में करिएगा जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए आपको, यानी कि जब कोड को आप समझने लगें। तो ऐसे जब हम लिखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा इस लाइन पे कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अभी नोटिस करिए ये जो डेटा स्टोर हुआ था वो कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ था, पहले हम इसको डिलीट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर डेटा फिर से स्टोर करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से just@gmail.com, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर मैं फादर नेम डाल देता हूँ इस तरीके से XYZ, और एड्रेस में मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया लखनऊ। नोटिस करिए जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा यहाँ पर डेटा आ जाएगा, ये देखिए ना। अब ये हमारा एक जेसन स्ट्रिंग है। अब जब दोबारा हम इसको रीड करेंगे तो फिर से हमें इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो याद रहे जब भी आपको स्टोर करना है तो उस डेटा को एक स्टेप बढ़ा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है, और जब आप रीड करेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रीड करना है ना। तो ये चीज याद रहे आपको। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट पार्स फंक्शन होता है, तो जब हम रीड करेंगे तब हम उसका यूज करेंगे।
फिलहाल हमने क्या किया है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करके इसको हमने, यानी कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इस फंक्शन को यूज करके हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। ये कौन सा स्ट्रिंग है, ये जेसन स्ट्रिंग होता है, ठीक है ना। और जब हम इसको पास करेंगे तो वो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब स्टोर करेंगे तो स्ट्रिंगिफाई करके ही स्टोर करेंगे, और जब रीड करेंगे तो उसको हम दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि अभी हम प्योर ऑब्जेक्ट में ये स्टोर नहीं हुआ, ये जो स्टोर हुआ है वो एक जेसन स्ट्रिंग है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जब हम रीड करेंगे ना तो ये हमें एक स्ट्रिंग के रूप में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लूप वगैरह नहीं चला पाएंगे, यानी कि जो हमने लूप चलाया था ना यहाँ पर डेटा शो करने के लिए, इसके लिए लूप नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना होगा, उसको फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके उसके लिए लूप चलेगा। तो फिलहाल आपको इस पे ध्यान देना है कि लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेट करने के लिए कितना पैरामीटर, 2 पैरामीटर, एक तो आपका की हो जाएगा, दूसरा आपका डेटा हो जाएगा। और जो डेटा होगा उसको स्ट्रिंग में ही स्टोर करना है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर करना है, ठीक है। यानी कि हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है तो आप लोग जरूर पूछिएगा, आपकी हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं। सर मुझे थोड़ा सा आगे हम, पूछना है, क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछिए। सर मैंने पूछना था कि जब हम सेट आर्ग्यूमेंट सेट आइटम जो है वो लगाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसके अंदर दो पैरामीटर देते हैं। पहला जो है वो उसका की हो जाता है, की का नाम, और दूसरा हाँ जो है वो ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया जाता है ये उसके अंदर। वैल्यू है। उसकी वैल्यू की। हम्म और और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम्म कि हमने कोई न्यू वेर के नाम से किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया, तो हम्म उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो सर क्या वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो लोकल स्टोरेज में जाके स्टोर होता है या किसी और जगह पे कौन सा, जावास्क्रिप्ट में? जैसे ये कोई स्टोर भी। है ना, ये एक हाँ एलिमेंट है जी। जो कि यहाँ पर स्टोर है, ये आप बोल रहे हो। और ये वाला वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है सर? ये यहाँ ये पे? रैम में स्टोर होता है सब, लोकल स्टोरेज में थोड़ी नहीं स्टोर होगा ये सब रैम में स्टोर नहीं, होता है। जितना भी वेरिएबल बनता है ये सब रैम में स्टोर होता है। जब ठीक तक हो गया आपका सर। सिस्टम खुला हुआ है, जब तक रैम में रहेगा ये। जैसे आप कट करेंगे इसको, रैम एम्प्टी हो जाएगा, सही। ठीक है। तो जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं वो सब रैम में स्टोर होता है। अब चाहे हम भले ही इसमें कोई नंबर रख दें, जैसे मैंने एक नम के नाम से वेरिएबल बनाया, तो ये सब, ये जो नंबर आपने लिखा, ये रैम के किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा, ठीक है ना। तो इसको तो हमने स्टोर किया खुद से, इसको हमें स्टोर करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, रैम का मेमोरी ब्लॉक उसके लिए एक्सेस हो जाएगा, यानी कि वो कहीं ना किसी भी मेमोरी ब्लॉक पे स्टोर हो जाएगा रैम के। ये तो हमने खुद से स्टोर किया, तब जाके स्टोर होगा, इसके लिए हमने कोड लिखा, तब ये स्टोर हुआ लोकल स्टोरेज के अंदर। सर बाद में हम जो स्टोर डाटा किया था उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज भी कर सकते हैं दोबारा से कॉल करके क्या? तो फिर स्टोर ही इसलिए तो कर रहे हैं हम लोग, ताकि रीड करके यहाँ पर शो कर सके। परमानेंट स्टोर इसीलिए तो कर रहे हैं, ताकि हम 10 दिन जी बाद 15 दिन बाद अगर प्रोजेक्ट को खोलें तो यहाँ पर वो दिखता रहे कि कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कितना नहीं हुआ है। बिल्कुल सर। जी, तो उसी को, उसको रीड करने के लिए ही, उसको रोक के रखने के लिए ही लोकल स्टोरेज में स्टोर किया गया है। स्टोर होने को तो वो रैम में स्टोर हो ही रहा था, यहाँ पर स्टोर हो रहा था। अभी जैसे हम पेज रिलोड करेंगे फिर से वो नए तरीके से हो जाएगा, तभी तो हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहे थे। ठीक है, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको और एक बार देखिए। जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया है वही वहाँ पर भी मिलता है आपको, तो ज़रूर देखिए। और फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुआ है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल आप पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर। सर टास्क